हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूडाइस प्लस में जो 3 मॉड्यूल हैं उन्हें किस प्रकार से कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्राउज़र में जाकर के यूडाइस प्लस को सर्च करिएगा। उसके बाद में ऊपर दिए गए वेबसाइट को क्लिक करके यहाँ पर आप इसे लॉगिन करिएगा। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का डिटेल यहाँ पर इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 3 मॉड्यूल में आपको आगे चलना है। चूँकि अभी असेसमेंट ईयर 2023-24 है, तो 23-24 में आपको यूडाइस प्लस पर एंट्री करना है। वो आप अपना समय से कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात आती है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, दूसरी आती है टीचर मॉड्यूल और तीसरा स्टूडेंट मॉड्यूल जो यहाँ से भरा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर ये वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद में टीचर मॉड्यूल और तत्पश्चात स्टूडेंट मॉड्यूल, तीनों वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड कैप्चा टेक्स्ट डाल करके लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ये तीनों मॉड्यूल देखने को मिल जाएंगे एक जगह से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले मॉड्यूल यानी कि प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपडेट करना होगा, तो इसे आप नीचे आएंगे और एक एक बिंदु को यहाँ पर क्लिक करके आप इन्हें अपडेट करिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे यदि आप देखें तो यहाँ पर लिख कर के आ रहा है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इसे आपको किसी प्रकार के चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में नीचे दूसरे नंबर बिंदु पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लैंग्वेज एंड अदर्स, यहाँ पर नीड करेक्शन। तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंज करना है तो उसे आप कर सकते हैं। तो इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसे इंग्लिश से हिंदी कर लेते हैं। जिन्हें इंग्लिश में करना है वो आप इंग्लिश से कर सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से भाषा को हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये पूरा डिटेल आपका डेटा जो भी है वो हिंदी में आ जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो हमें डेटा भरना हो, तो यहाँ पर क्या मुझे करना है उस डेटा को भरते हैं। तो यहाँ पर दूसरा बिंदु है, तो यहाँ पर दूसरा जो बिंदु है भाषा एवं अन्य, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, जो डिटेल आपको भरना है वो आप क्रम से 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो यहाँ पर है 1.24। यहाँ पर विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा 3 भाषाओं को नीचे उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हिंदी भाषा है और इस पर जो लिखा हुआ है उसे देखते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें भाषा सिखाई जाती है, उसको कितने लड़कों को सिखाई गई, कितने लड़कियों को सिखाई गई, कितने ट्रांसजेंडर होते हैं उनको सिखाई गई, ये आपको डिटेल यहाँ पर देना है। कक्षाएं जिनमें भाषाएं सिखाई जाती हैं, तो कौन कौन सी कक्षाओं में, उन कक्षाओं को आपको यहाँ पर इससे जा कर के सिलेक्ट करना है जिस भी कक्षा में हिंदी भाषा सिखाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में 5 क्लासों में हिंदी भाषा सिखाई जाती है, तो इसे आप 5 को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में इंग्लिश भाषा की बात आती है। तो यहाँ पर इंग्लिश भाषा के लिए बिल्कुल सेम कौन कौन सी कक्षाओं में सिखाई जाती है, कितने लड़के सीख रहे, कितने लड़कियाँ, कितने ट्रांसजेंडर, उसकी एंट्री करनी है। तत्पश्चात आपकी आती है फिर से यहाँ पर इंग्लिश लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप उसके सिलेक्ट कर सकते हैं, या अन्य कोई भाषा यदि आपके क्षेत्र में सिखाई जाती है तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कक्षा सिलेक्ट करना होगा किस किस कक्षा के विद्यार्थियों को सिखाई जाती है, और उसके बाद में कौन कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ इस भाषा को सीख रहे हैं, इस प्रकार से इसे कंप्लीट कर देना है। इसके बाद में 1.25 पर आते हैं। यहाँ पर क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल है, तो यदि है तो हाँ कर सकते हैं, यदि नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में 1.26 क्या है, शिफ्ट स्कूल है। शिफ्ट का मतलब एक जगह का स्कूल है, जिस गांव का या जिस स्थान का वो दूसरी जगह पर चलाया जा रहा है। तो यदि है तो हाँ, नहीं है तो ना। क्या है, आवासीय स्कूल है, यदि है तो इसे हाँ करिएगा। कंप्लीटली रेसिडेंशियल जिस प्रकार का है उसे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद में आप और नीचे आएंगे 1.28, तो क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है, यदि हाँ तो यस, नहीं है तो यहाँ भी नो कर दीजिएगा। इसके बाद में 1.29 है, क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हर विद्यालय में जो बेसिक के हैं उनमें ऐसा ही पढ़ाया जाता है। तो 1.29 के बाद में आगे आते हैं 1.31। तो यहाँ पर जो डिटेल आपको भरना है वो है, क्या स्कूल के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है,
यदि चलता हो तो हाँ, अन्यथा ना। साफ साफ इसमें भरिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इसके बाद नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से कितनी दूरी है, उसके किलोमीटर में आपको लिखना है। प्राथमिक स्कूल से कितनी दूरी है और उसके बाद में उच्च प्राथमिक स्कूल से कितनी दूरी है, तो आप इसे एंटर कर सकते हैं। हमारा पहले से ये भरा हुआ है। और माध्यमिक स्कूल से कितनी दूरी है। इसके बाद में उच्च माध्यमिक स्कूल यानी कि जूनियर कॉलेज से कितनी दूरी है। इसके बाद में आते हैं स्कूल के रास्ते में सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाओं जैसे राजमार्ग, ट्रेन लाइन आदि के लिए छूट के बाद दूरी को पैदल दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे आता है, क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है। यदि है तो हाँ, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पे आप ना कर सकते हैं। इसके बाद में शैक्षणिक दिनों की संख्या, पिछले सत्र में आपका विद्यालय कितने दिन खोला गया, वो संख्या आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद 1.35 की बात करें तो क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE लागू किया जा रहा है। तो जनरली सभी स्कूलों में ये सतत और व्यापक मूल्यांकन होता रहता है। क्योंकि कभी नेट परीक्षा होती है, कभी सेमेस्टर परीक्षा होती है, कभी छमाही होती है, कभी जो शिक्षक होते हैं हमारे वो अपने स्तर से करवाते हैं और इसके साथ साथ निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से वहाँ भी टेस्ट चलते रहते हैं बच्चों के। तो इस प्रकार से ये एंट्री आपको भरनी है। और उसके बाद में आपको अगला, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए, जमा करें और अगला। तो यहाँ पर जमा सबसे बेस्ट जो रहेगा, यदि आपने एंट्री सही कर लिया तो जमा करें और अगला पर जाएं। जैसे ही क्लिक करेंगे आप आगे पेज पर पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही आप आगे पेज पर पहुँचेंगे तो फिर से एंट्री करने के लिए आ जाएगी। तो यहाँ पर जो डिटेल है वो आंगनबाड़ी से संबंधित है। तो सबसे पहली बात, क्या आपके होगा, तो पर सबसे पहले 1.37 है यहाँ पर, क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के अंदर है। यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। यदि हाँ है तो इसमें आपको कुछ डिटेल देना होगा, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र का नाम क्या है, उसका कोड क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, और कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है या नहीं। और इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आंगनबाड़ी में पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतली खेल, बोर्ड गेम आदि हैं या नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। और आपके विद्यालय में कितने आंगनबाड़ी चल रहे हैं, 1 2 3, उसका भी डिटेल आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद में बात आती है, क्या बालीवाट का सह स्थिति यानी को लोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है। यदि हाँ तो यस करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद में, क्या कोई स्कूल के बाहर वाले बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नामांकित हैं। यदि हाँ तो कर दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में ना। और ये यदि हाँ करोगे तो यहाँ पर यदि विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उसके लिए आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा। इसके बाद में वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षा यानी कि रेमेडियल टीचिंग ले रहे विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर दर्शानी है। इसके बाद में 1.41 है, शिक्षा में सुधार या वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र, उनकी संख्या आपको देनी है। इसके बाद में 1.42 की बात करें तो गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का विवरण, शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या। इसके बाद में CRC जो हेड होते हैं उनकी कितने हैं, कितने बार आए। इसके बाद में खंड स्तरीय अधिकारी यानी कि BRC लेवल के कितने दौरे हुए, जिला लेवल के अधिकारियों कितने दौरे हुए, ये सभी आपको एंट्री देनी होगी। इसके बाद में बात आती है 1.43, इसमें RTE मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि SMC का गठन किया गया। सभी विद्यालयों में किया जाता है तो हाँ करिएगा। क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया, तो ये इस स्थिति में सिलेक्ट होगा यदि या का और खा एक को हाँ। पिछले शैक्षिक वर्ष में आयोजित SMC की संख्या लिखनी है, कितने SMC आपने पिछले शैक्षिक सत्र में बैठ कर करवाई हैं। इसके बाद में, क्या SMC और SMDC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है, हाँ या ना का जवाब देना होगा। और यदि की है तो किस वर्ष की है, वो बस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये तो थी एक साइड की। अब देखते हैं दूसरी साइड में आपको क्या और एंट्री करनी है इससे संबंधित। अब यहाँ पर आते हैं 1.44 पे, तो क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया, हाँ या नहीं। तो स्कूल यदि निर्माण हो रहा है तो उस स्थिति में आपके विद्यालय में गठन किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में शायद नहीं किया जाएगा। क्या स्कूल में अपनी एकेडमिक समिति का गठन है, हाँ या ना में इसका भी जवाब देना होगा आपको। क्या स्कूल में अपने अभिभावक अध्यापक संस्था यानी कि PTA का गठन किया है, सभी में होता है तो हाँ ना में जवाब आपको इसमें भी देना होगा। यदि दिया है तो पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित PTA बैठकों की संख्या लिखनी है। इसके बाद में 1.45 की बात करें तो क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत पंजीकृत है, हाँ या ना में इसका भी आपको जवाब देना है। क्या स्कूल में कक्ष हैं, इसमें भी आपको हाँ या ना में जवाब देना है। यदि हाँ तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएं लिखनी होंगी। जैसे जिस विद्यालय में कम कमरे हैं तो उस स्थिति में आपको ये डिटेल देना पड़ेगा। तो इसके बाद में सीरियल नंबर बाकायदा दिए गए, कक्षाएं सिलेक्ट आपको करनी होंगी कि एक कक्षा में कितने क्लास चल रहे हैं और उन्हें सिलेक्ट करके आप लिख दीजिएगा। तो ये एंट्री पूरी हो जाएगी। इसके बाद में 1.47 की बात करें तो क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है,
तो हाँ या ना में इसका जवाब भी देना है। क्या स्कूल स्कूल परिसर के किसी एक हब स्कूल है? तो इसके बाद में यदि हाँ तो स्कूल परिसर यानी कॉम्प्लेक्स में स्कूलों की संख्या आपको दर्शानी है। और पूर्व प्राथमिक कितने हैं, प्राथमिक कितने हैं, उच्च प्राथमिक कितने हैं, माध्यमिक कितने हैं, उच्च माध्यमिक कितने हैं। तो ये उस स्थिति में होता है जैसे कभी भी विद्यालयों को कंपोजिट करके एक साथ कर दिया जाता है या कई एक विद्यालय एक ही परिसर के में चल रहे हैं, तो उस स्थिति में ये आपको एंट्री करनी होती है। अब आते हैं 1.49, क्या स्कूल ने एक सर्वश्रेष्ठ भारत के तहत कोई गतिविधि शुरू की है? यदि की है तो एक हाँ, अन्यथा नहीं। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है? इसका भी हाँ ना के रूप में आपको उत्तर देना है। क्या स्कूल सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है? तो ये तो करता ही है, तो इसको हाँ आप करिएगा। पीएम पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या पिछले शैक्षिक सत्र में कितनी रही है? वो आपको कुल दिन, प्रति सप्ताह दिन और प्रति माह दिन कितने बने जाके वो आपको एंट्री करनी है। इसके बाद में फिर वही काम करनी है, जमा करें और आगे बढ़ें। तो आगे की एंट्री और करनी है आपको 1.531, क्या निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का एक सेट प्राप्त हुआ? तो लगभग सभी को मिलता है, तो इसे यहाँ की स्थिति में दिखाना होगा। 1.531 वर्तमान शैक्षिक सत्र में पाठ्यपुस्तकें कब प्राप्त हुई, उसको आपको दिखाना होगा। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है? इसको आपको हाँ करना होगा। यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या बतानी है। यदि हाँ तो गणित के लिए आपको मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या बतानी है। क्या स्कूल को पिछले शैक्षिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई? इसको हाँ ना में आपको उत्तर देना है। यदि हाँ तो श्रेणीबद्ध अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराने वाले बच्चों की संख्या। क्या स्कूल में अनुपूरक श्रेणीबद्ध सामग्री तक पहुंच रखने वाले बच्चों की संख्या है? इसके बाद में है दिए गए वर्ष में अपने बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से माता पिता को संचार की संख्या। नेक्स्ट है, क्या माता पिता स्वयंसेवक सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मक FLN प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल हैं? तो इसे आपको हाँ ना में उत्तर देना है। नेक्स्ट है, क्या स्कूल में सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है? हाँ या ना में उत्तर देना है। उसके बाद में क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध हैं? इसको भी हाँ ना में उत्तर देना है। क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है? इसे भी आपको हाँ ना में उत्तर देना है। यदि हाँ तो उस माह में उल्लेख करें जिसमें वर्तमान शैक्षिक सत्र में छात्रों को यूनिफॉर्म प्रदान की गई है। तो चूँकि अब बच्चों को जो यूनिफॉर्म है वो अब नहीं दी जाती है, लेकिन उनके गार्जियन के अकाउंट में रुपए सीधे भेज जाते हैं। फिर चलते हैं आगे, अगले पेज को देखते हैं नेक्स्ट करके। तो यहाँ पर कल सृजित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या कितनी है वो आपको एंटर करना है। पिछले शैक्षिक वर्ष में बनाए गए मानदंड संदर्भित आइटमों की संख्या कितनी है। और इसके बाद में क्या इस स्कूल के स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण यानी उपकरण बनाए हैं? तो उसे हाँ या ना में आपको जवाब देना है। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना, समूहकार, पोर्टफोलियो, आवासीय प्रयोगशालाएँ, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि करता है? तो इसके लिए हाँ ना में जवाब आपको देना होगा। इसके बाद सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की कुल संख्या कितनी है वो लिखनी है। साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या करनी है। इसके बाद फिर से अगला पर क्लिक करें। अब यहाँ पर विद्यालय की जो जानकारी है उसको आपको हाँ ना में जवाब देना है। क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है? हाँ या ना। क्या रचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है? क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई? क्या स्कूल में CCTV कैमरा उपलब्ध हैं? क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा है? क्या स्कूल में सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक है? क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं? क्या आपदा प्रबंधन में पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है? क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है? यदि 1.454.9 यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसको अच्छे से समझिएगा, 1.559 है। तो यदि 1.549 हाँ है तो प्रशिक्षण प्रदान करने वाले छात्रों की संख्या का उल्लेख करें, और यदि इस पॉइंट में ना है तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। क्या स्कूल में प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं? यदि हाँ तो हाँ, अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ ना कर सकते हैं। क्या स्कूल ने किसी शिक्षक को प्रथम स्तरीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है? ये भी हाँ ना में उत्तर देना है। सभी हितधारकों SMC, माता पिता, वरिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्राएँ को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा अंकेक्षण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार। क्या स्कूल किसी स्कूल के सभी शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित कर गया है? हाँ या ना में इसका भी उत्तर आपको देना है। क्या स्कूल ने विद्या प्रवेश मॉड्यूल को अपनाया है? हाँ ना में उत्तर देना है। क्या विद्यार्थी का अटेंडेंस लिया गया है? इसको भी
आपको उपस्थिति लेखा इलेक्ट्रॉनिक रूप में या बायोमेट्रिक रूप में किस रूप में लिया गया है। क्या शिक्षकों का अटेंडेंस लिया गया है, वो भी आपको दिखाना है। क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन हुआ है, हाँ ना में उत्तर देना है। क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन है। क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं। राज्य SSA 100 प्रमाण प्राप्त किया गया है। इतने करने के बाद में फिर से यहाँ पर आप अगला या जमा करें और अगला पर जा सकते हैं। इसके बाद में पुनः स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान और वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान किया गया व्यय सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए ये एंट्री आपको करनी है 1.561 में। तो संयुक्त स्कूल अनुदान कितना मिला है, रसीद, व्यय कितना हुआ है, वो आपको सब कुछ दिखाना होगा। कितना पैसा अनुदान पुस्तकालय में आया, बड़े मरम्मत के लिए आया, खेल शारीरिक शिक्षा के अनुदान के लिए आया, मीडिया सामुदायिक जुटाव के लिए आया, SMC के लिए आया, या प्रे स्कूल स्तर पर सहायता हेतु अनुदान जो भी आया उसकी आपको कितना आया और कितना आपने खर्च किया, कितनी रसीदें हैं, वो सब एंट्री आपको यहाँ पर दिखानी होगी। इसके बाद में स्कूल को प्राप्त वित्तीय सहायता गैर किसी NGO द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा या समुदाय द्वारा या अन्य जिसके द्वारा भी दी गई है उसे आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे है क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए इन्वेंट्री रजिस्टर बनाए रखा है, जैसे ICT के लिए, खेल उपकरण के लिए, तो इसके लिए सभी के रजिस्टर लगभग बनते हैं। पुस्तकालय की किताबों के लिए तो इसको आपको हाँ और ना में उत्तर देना है। इसके बाद में रख रखाव और हाउसिंग के लिए कितना व्यय किया गया, शिक्षकों के लिए कितना दिया गया, वार्षिक जो व्यय है वो पिछले शैक्षिक सत्र का दिखाना है आपको। निर्माण कार्य कितना कराएगा, अन्य या कुल किया गया व्यय कितना होगा, तो ये सब आपको दिखाना होगा। यहाँ पर फिर वही काम अगला या जमा। तो यहाँ पर विद्यालय भवन की स्थिति से संबंधित है, गवर्नमेंट का विद्यालय है या फिर रेंटेड है या गवर्नमेंट स्कूल एंड रेंट, फ्री बिल्डिंग है, नो बिल्डिंग है, जिस प्रकार का भी आप उसे सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद में इसका प्रकार आपको सिलेक्ट करना है, जो सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की संख्या कितनी है, पक्का ब्लॉक कितने हैं, आंशिक रूप से पक्का कितना है, कच्चा भवन कितना है, तंबू में कितना चल रहा है, जीर्ण शीर्ण भवन कितना है, निर्माणाधीन भवन कितना है, ये सभी आपको यहाँ पर एंट्री क्रम से करना है। चार दीवारी कैसी है, पक्की है, कच्ची है या फिर है भी नहीं, नो बाउंड्री पॉल्स, जो भी है जिस प्रकार का है आप सही यहाँ पर एंट्री कर दीजिएगा। स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण भी आपको देना है। पूर्व माध्यमिक के लिए कितनी है, पूर्व प्राथमिक के लिए कितनी है, प्राथमिक के लिए कितनी कक्षाएं हैं, वर्तमान में उपयोग में कितनी नहीं है, और उसके बाद में है निर्देशात्मक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त कुल कक्षा कक्ष कितने हैं, निर्माणाधीन कक्षा कक्ष कितने हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में कक्षा कक्ष कितने हैं, और जो भी एंट्री है आप इस प्रकार से देखते जाइए। पक्का की संख्या, आंशिक रूप से पक्का, सभी एंट्री आप बिल्कुल विधिवत करिएगा। जो भी आपके विद्यालय में कोई भी बड़ा चढ़ा के या अन्य तरीके से आप यहाँ पर एंट्री बिल्कुल भी ना करें। अब आगे अगर देखें तो यहाँ पर क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है, इसको भी आपको हाँ या ना में दिखाना है। पंखे वाली कक्षाओं की संख्या कितनी है, AC वाली कितनी है, हीटर वाली कितनी है। इसके बाद क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है, इसको हाँ या ना में। कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों का विवरण शौचालय को छोड़कर देना है। कुल अन्य कमरों की संख्या कक्षा को छोड़कर देनी है। उपलब्ध कमरे चिन्हित करना है। स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक या प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष है या नहीं है, इनकी जिसे ऑफिस बोलते हैं। पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है या नहीं है। सहायक प्रधान अध्यापक के लिए है या नहीं है। लड़कियों के लिए अलग रूम, कॉमन रूम कैसा है। शिक्षकों के लिए स्टाफ, और इसके बाद कंप्यूटर लैब है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये एंट्री करके फिर वही काम अगले पर क्लिक। तो यहाँ पर आप देखते हैं हम क्या स्कूल में शौचालय है, शौचालय से संबंधित यहाँ पर एंट्री आपको करनी है। CWSN के लिए है या नहीं है। CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या कितनी है, ये आपको देना है। और जो भी एंट्री है इसको आप विधिवत दर्शाइएगा, जो सही जानकारी है वही आप इसमें एंटर करिएगा। किसी भी प्रकार से आप गलत जानकारी को एंटर ना करें। अब देखते हैं क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा यानी कि बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर है या नहीं है। पुस्तकालय में बुक्स कितनी है, बुक बैंक है कि नहीं है, पढ़ने का कोना है कि नहीं है। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है या नहीं। क्या स्कूल समाचार पत्रों पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है। बच्चों द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की किताबें उधार ली गई, पढ़ी गई, उसकी संख्या। क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है। आवश्यक अतिरिक्त कक्षाओं और अन्य कमरों की संख्या। क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है। क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई। पिछले सत्र के दौरान किए गए स्वास्थ्य जांच के मापदंड यहाँ पर हाँ ना में आपको दिखाना है। ऊंचाई, वजन, आँखें, चिकित्सकीय, गला, क्या क्या चेक किया गया। इसके बाद बच्चों को 2 कृमिनाशक गोली पूर्ण खुराकें दी गई यानी आंशिक रूप से कैसे दी गई वो आपको देना है। इसके बारे में WCD के दिशा निर्देश के अनुसार बच्चों को दी गई आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियाँ। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है। क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है। क्या जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हैं। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद हैं। तो इस प्रकार से ये सभी एंट्री आपको कर देनी है। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक उपलब्ध है, हाँ या नहीं। समर्पित या क्लस्टर किस प्रकार का है। तो जो भी एंट्री है यहाँ पर बिल्कुल सामान्य सी एंट्रियाँ हैं। यदि इसमें कोई समस्या कहीं पर आती है तो